नाम से। हाँ, ये अच्छा ये वाला। दोनों स्पेशल क्वालिटी है। ये ठीक है नहीं ये। हाँ ठीक है फिर। प्रणाम सर। हाँ, खुश रहो। पिछले क्लास में क्या बताए थे अजीत? हाँ विनियोग संबंधी निर्णय। हाँ, हाँ 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 विनियोग संबंधित है। लिस्ट में देखो तो उसके बाद क्या टॉपिक है अजीत, जी तो सर। देखो ना लिस्ट में। जी सर, देख रहे हैं। विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व। हाँ, नेक्स्ट उसी में है सर, आय और रोजगार का निर्धारण। आय वितरण और वृद्धि के समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप। आए। आय और रोजगार का निर्धारण। बस रुक जाओ। हेलो।
स्नेहा, जी प्रणाम सर। हाँ, और टाइटल लिख लो, आय और रोजगार का निर्धारण। केंस महोदय के अनुसार आय सदैव उपभोग, आय सदैव उपभोग तथा बचत का आय उपभोग तथा बचत का आय सदैव उपभोग तथा बचत का योगफल है। Y is equal to C plus S। Y हो गया आय, सी कंजम्पशन। C उपभोग, S बचत। केंस के अनुसार केंस के अनुसार आय सदैव उपभोग तथा बचत, उपभोग तथा विनियोग, उपभोग तथा आय सदैव उपभोग तथा विनियोग
इसलिए C+S भी बराबर हो जाएगा C+I। और EC और EC कट जाएगा, हो जाएगा S बराबर I। ये आप उल्टा भी लिख सकते हैं, I बराबर S। स्नेहा दिखाई दे रहा है? जी सर, दिख रहा है। पेज को पढ़ो तो ऊपर से। कैस महोदय के अनुसार आय सदैव उपभोग तथा बचत का योगफल है। y बराबर C+S। C यहाँ उपभोग हुआ, y आय हुआ और s बचत हुआ। दूसरा है कैस के अनुसार आय सदैव उपभोग तथा विनियोग का योगफल होता है। आय हुआ y, C हुआ उपभोग और I हुआ विनियोग। तो C और C कट गया तो ये S प्लस I बराबर S हुआ। दोनों केन्स महोदय का ही कथन है सर। हाँ, केंस महोदय लिखा हुआ है आया। दोनों कैंस महोदय का ही है। अजीत जरा पेज को पढ़ो तो। अजीत, रितु तुम पढ़ो। केन्स महोदय के अनुसार आय सदैव उपभोग तथा बचत का योगफल होता है। y इक्वल टू C+S, जहां y सूचित करता है आय को, C कंजम्पशन को सूचित करता है, S सेविंग को सूचित करता है। केन्स के अनुसार आय सदैव उपभोग तथा विनियोग का फलन है। y इक्वल टू C+I, जहां y इनकम को सूचित करता है, C कंजम्पशन को सूचित करता है, I इन्वेस्टमेंट को सूचित करता है। उनके दोनों समीकरणों को एक साथ करने पर C कैंसिल कर देने पर S इक्वल टू I और I इक्वल टू S लास्ट में बचेगा। अजीत, अजीत, अब देखिए, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया 0। ये ओरिजिन हो गया। 45 डिग्री का लाइन खींच दीजिए।
ई बिंदु पर बचत और विनियोग बराबर आई बराबर क्या हो जाएगा? एस। एस। और इसे आय संतुलन कहेंगे। स्नेहा इस पेज को एक्सप्लेन करो तो, चित्र वाला। सर इस चित्र में वाई पर विनियोग को दिखाया गया है और ओ एक्स पर आई को दिखाया गया है। और ये जो विनियोग और बचत को दिखाया गया, विनियोग और हाँ बचत। विनियोग और बचत को दिखाया गया है और ओ एक्स पर आई को दिखाया गया है। और ये 45 डिग्री का कोण खींचेंगे और ये एस से कॉल ऐसे ही बिना मतलब के कंपनी है और ये आई इन्वेस्टमेंट है। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटते हैं या दोनों जहाँ बराबर हो जाते हैं वहीं आय का निर्धारण होता है। यानी आय बराबर जहाँ पर विनियोग बराबर से सेविंग हो जाता है वहां पर आय का निर्धारण होता है केन्स महोदय के अनुसार। इसे आय संतुलन कहेंगे। ऋतु तुम पढ़ो तो। ये डायग्राम में बचत तथा विनियोग से आय का निर्धारण कैसे होगा इस बात को बताया गया है। 45 डिग्री लाइन को खींचा गया है और उसी के बगल से एक रेखा खींचा गया है जहां पर कि ई बिंदु पर आई और एस को बराबर दर्शाया गया है। जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है वह दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ई बिंदु पर जो है आय और विनियोग सदैव बराबर होंगे। करेक्ट। अजीत जी सर। इस चित्र को एक्सप्लेन करो तो। जी निम्न चित्र बचत एवं विनियोग से आय का निर्धारण को दिखाया गया है। वाई एक्सिस पे जहां विनियोग और बचत को रखा गया है तो एक्स एक्सिस पे आय को रखा गया है। एक 45 डिग्री के समानांतर ही रेखा है जिसके समानांतर बचत रेखा बनाया गया है जिसको विनियोग रेखा ई बिंदु पर कट करती है जो कि वो संतुलन बिंदु। जी सर। क्या हुआ? हो गया? जी सर।
अब केन्स का नाम दीजिए या नहीं दीजिए। केन्स का रोजगार सिद्धांत। सर। हाँ बोलो। जी सर, ये इस डायग्राम के अनुसार दूध ले आए। विनियोग और बचत में वृद्धि जय, होगी। हम बर्तन धो दिए तो सब। सर आय में अरे भी दूधे के वृद्धि बर्तन होगी। रहेगा और रख दीजिएगा दूध मतलब के आय में बर्तन, वृद्धि चाय होगी खाली तो बना विनियोग और लीजिएगा तो बचत अच्छा रहेगा। दोनों समान रूप से बढ़ेंगे हाँ तो सर। दूध का बर्तन मैंने केन रख दीजिएगा, दूध के बर्तन तो धोवल है ही है। अरे सब म्यूट चीज करो, सरिया के बैठे हैं। म्यूट करके बात करो ना। हाँ क्या पूछ रही थी स्नेहा? सर विनियोग और बचत में जो जिस आधार पे विनियोग और बचत बढ़ेगा उसी आधार पे आय भी बढ़ेगा सर। आय बढ़ेगा समझ। नहीं, जहाँ कटिंग होगा संतुलन आय का बिंदु हो रहा है। आय बढ़ने घटने का बात नहीं है। जी 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 किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कितना जी। आय होगा, तो जहां पर अच्छा। इन्वेस्टमेंट और सेविंग रेखा कट करता है वहीं से डाउन खींचोगी। जी जी समझ गए सर, समझ गए। जगह बदल देंगे तो आय भी बदल जाएगा। अच्छा, जगह बदल देंगे तो आय भी बदल जाएगा विनियोग और बचत। हाँ, समझ। तो जहां पर दोनों रेखा कट करेगा, दोनों रेखा का दूरी अलग अलग है, हाँ हाँ। लेकिन एक ऐसा जगह है जहां दोनों कट करेगा। जी जी समझ गए। तो केन्स का रोजगार सिद्धांत बहुत आता है किसी परीक्षा में। अगर केन्स का नाम नहीं भी देगा तो भी रोजगार सिद्धांत उन्हीं का दिया हुआ है। क्यों? अच्छा। क्योंकि उन्हीं का किताब है जो संसार में प्रसिद्ध है। उनका किताब, किताब का क्या नाम है? एम्प्लॉयमेंट। जनरल। हाँ, जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। नहीं, हाँ। हड़बड़ा के नहीं बोलो स्नेहा। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इंटरेस्ट एंड मनी। ये किताब कब लिखी गई? 1936। 36। लिखने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है? केन्स। जॉन मेनार्ड मेनार्ड केन्स। मेनार्ड केन्स। जॉर्ज मेनार्ड केन्स जो है बड़ा ही पावरफुल था। इसलिए देखिएगा IMF IBRD की स्थापना हुई ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। कहाँ हुई थी? ब्रेटन वुड्स में। कॉन्फ्रेंस। और किस कंट्री में हुई थी? USA। किस राज्य में हुई थी? न्यू हैम्पशायर। न्यूयॉर्क। याद रखिए इसको। न्यू हैम्पशायर राज्य, न्यू हैम्पशायर राज्य, जगह का नाम ब्रेटन वुड्स, कॉन्फ्रेंस का नाम मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस। किसका जन्म हुआ? IMF का जन्म हुआ और IBRD का जन्म हुआ। IMF जो है अल्पकालीन ऋण देती है और IBRD दीर्घकालीन ऋण देती है। वर्तमान समय में भारतवर्ष IMF का 100% ऋण चुका दिया है और 1 रुपया भी कर्जा नहीं दिया है। मोदी सरकार IMF से $1 भी कर्जा नहीं लिया है और पुराना जितना कर्जा था कांग्रेस के समय का सब सधा दिया। और यही इंदिरा गांधी है जो $5 बिलियन लोन लेने के लिए वहां गिड़गिड़ाई थी जाके अमेरिका में, तब जाकर के पास हुआ था 5 बिलियन। और अभी हम लोग के देश में कितना बिलियन है डॉलर? भारत में कितना बिलियन है? भारत में डॉलर कितना बिलियन है?
भारत में अभी कितना बिलियन डॉलर है? 646.4। 646.4 4 बिलियन। बिलियन डॉलर भारत के स्टॉक में है। भारत के पास 2023-24 का ईस्वी में डॉलर रिजर्व जो होता है वो बराबर बिलियन होता है। बिलियन डॉलर क्या होता है? बिलियन डॉलर। बिलियन डॉलर ये ये कब कब का आंकड़ा बता रहे हैं? 2023-24। 2023-24 और 2020-21 जो था उसमें था 577 बिलियन डॉलर। कोरोना के समय 2021-22 में कितना था? 607.3 बिलियन डॉलर। 2022 से 23 में कितना था? तो 578.4 बिलियन डॉलर। और 2023 से 24 में भारत में कितना है? 646.4 बिलियन डॉलर। अब ये जो है इसका हेडिंग हो जाएगा भारत का डॉलर रिजर्व। और आंकड़ा क्या कहलाएगा? बिलियन 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 डॉलर। बिलियन यूएस डॉलर। बिलियन यूएस डॉलर। बिलियन यूएस डॉलर। बिलियन बिलियन यूएस डॉलर। तो ये आपको बताए कि जनरल नॉलेज में का चीज है, लेकिन क्वेश्चन में आपको वहां पूछ देगा कि 2023 में जो अभी हम लोग का इकोनॉमिक सर्वे है, सोर्स इसका क्या है? सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। तो जॉन मेनार्ड किन्स का किताब निकला कब? 1936 में। पूरा नाम इनका जॉन मेनार्ड किन्स है। भारत का डॉलर रिजर्व जो है क्या है? प्रश्न रहेगा। प्रश्न मान लीजिए पूछ देगा आपको। प्रश्न आपको पूछ दिया, मान लीजिए क्या प्रश्न पूछा कि भारत में
भारत में डॉलर रिजर्व 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कितना है? इंटरव्यू में अगर पूछ दिया तो बतलाना है आपको, श्रीमान 2023-24 में कितना है? 646.4 646.4 बिलियन डॉलर। हाँ 646.4 बिलियन US$। हाँ, आधा अधूरा नहीं बोलो, पूरा पूरा बोलो। हाँ लिख लिए बोर्ड पर? यस सर। जी सर। अब देखिए, रोजगार सिद्धांत जो है बड़ा ही सरल है, ध्यान से देखिएगा। रोजगार का निर्धारण जो है, देखिए रोजगार का निर्धारण 2 आइटम है। एक को कहते हैं समस्त मांग फलन, और दूसरे को बोलते हैं समस्त पूर्ति फलन। अब देखिए, पूर्ति को महत्व नहीं दिया, केन्स ने इसको स्थिर मान लिया है। केन्स का सिद्धांत है। केन्स क्या कहता है कि पूर्ति जो है वो स्थिर मान लिया। तो झंझट खत्म है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, स्थिर है, जो है सो है। अब देखिए, समस्त मांग फलन जो है, इसको यहां से आके देखिएगा तो 2 ही बात इसमें है। एक लिखा हुआ है उपभोग और दूसरा लिखा हुआ है विनियोग। उपभोग और विनियोग। अब जो है उपभोग को स्थिर मानते हैं। काहे भाई स्थिर मान लिए हैं? तो इनका सिद्धांत है अल्पकालीन सिद्धांत। अल्पकाल, अल्पकालीन रोजगार सिद्धांत। ये कहते हैं कि दीर्घ काल में तो आदमी मर जाता है, इसे दीर्घ काल के भरोसे मत रहिए, अल्पकाल का बात कीजिए। अल्पकालीन रोजगार सिद्धांत, अल्पकालीन रोजगार सिद्धांत। तो इसमें कौन कौन आइटम स्थिर हो गया? पूर्ति और उपभोग, समस्त पूर्ति और उपभोग स्थिर हो गया। हाँ, अब ये कहते हैं कि ध्यान से देखिए, विनियोग जो है, विनियोग में 2 आइटम है।
विनियोग में 2 आइटम है, एक का नाम है सीमांत, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का हिंदी क्या होगा? पूंजी की सीमांत दक्षता। पूंजी की सीमांत दक्षता। पूंजी की सीमांत दक्षता। और दूसरा आइटम है ब्याज दर। दूसरा आइटम क्या है? ब्याज दर। अगर आपको बोर्ड पर बुला के लिखने के लिए कहेगा तो इसी तरह लिख के टेबल बनाते जाइएगा, बोलते जाइएगा, तो उसको लगेगा कि यही असली पढ़ाने वाली है, बाकी सब नकली है। चिट पुर्जा निकालने का जरूरत नहीं है, रटा रहेगा एकदम। घर में 2-4 बार कागज पर अभ्यास कर लीजिए, आएगा ही। बोलने के लिए कहेगा तो बोलते, कहेगा बोर्ड पर आके जरा सा इसका चार्ट बनाइए, तो टेंशन चार्ट बना दे। अब ऋतु ऐसा नहीं कि चाट मसाला कहो कि हम लाए नहीं है चाट मसाला। खाने वाला चाट मसाला नहीं है। नहीं। चाट का मतलब वो तालिका, हाँ। समझी ना? हाँ। वो हीरो था, पता नहीं मर गया, किशोर कुमार, बहुत हंसाता अच्छा। था हाँ। हर फिल्म। तो बेचारा बॉम्बे गया कि नौकरी लगाने के लिए, सब ऑफिस में धक्का खा के निकल जाता था। अंत में बाहर चपरासी से पूछा कि कैसे नौकरी मिलेगा, तो बोला कि मक्खन लगाना पड़ता है नौकरी मिलने के लिए। तो किशोर कुमार बाजार में गया, 1 पाव मक्खन खरीद लिया, अपना छिपा के रखे हुआ था। मैनेजर पूछा कि आप वो नौकरी चाहिए, तो बोला कि हाँ नौकरी चाहिए, सो हम ले आए हैं। तो क्या ले आए हो? वही जो आपको चाहिए। तो क्या चाहिए? कोई मक्खन। निकाला पैकेट से पूरा मक्खन मुंह में मल दिया, लीजिए मक्खन खाइए और नौकरी दीजिए। अरे कहा, अरे मक्खन देना मतलब कि घूस देना है, तो तुम मक्खन असली खरीद के ले आए। किशोर कुमार का वो जोकरई बहुत ही प्रसिद्ध था। तो ब्याज दर और सीमांत पूंजी दक्षता। अब देखो क्लाइमेक्स क्या है कि इनका ये वाला फिर स्थिर हो गया। अब मैदान में रह गया इस पूंजी की सीमांत दक्षता। अब इसका नाम है संभावित आय। एक इसका नाम है मशीन की लागत। अब कोई भी व्यक्ति जो है, मान लीजिए ट्रक निकलवाना चाहता है व्यापार करने के लिए, तो ट्रक जैसे ही निकालेगा तो उसको कहा जाएगा मशीन की लागत। मान लीजिए ट्रक बनाने में उसको 10 लाख रुपया लग गया, तो पता नहीं अभी ट्रक का कितना दाम है, मान लीजिए कि 10 लाख लग गया। अब उस ट्रक को चलाने के लिए रोड चाहिए। रोड है आपका एकदम टूटा फूटा हुआ, तो ट्रक का जीवन ज्यादा चलेगा कि कम में साफ हो जाएगा? क्या होगा? रोड टूटा हुआ, ट्रक का लाइफ कम चलेगा। वाह, ऋतु तो एकदम लगता है ट्रक व्रक चलवाती हो क्या? नहीं। नॉलेज तो कैसे नॉलेज हो गया ये? आप बोले कि रोड टूटा फूटा हुआ है, तो अब वो सोचने लगेगा कि बैंक से कर्जा हम ले लें 10 लाख या 20 लाख, ट्रक चला दे। आज आगे जाए तो सिपाही रोक देता है ट्रक को, और कहता है कि आपका माल इसमें जो लदा हुआ है वो वजन ज्यादा है,
उसको चलो नपवावेंगे तुमको। अब वो ऐसा तराजू रहता है कि पूरा ट्रके को जोख देता है। वो तराजू देखी हो ऋतु? हाँ, कहाँ देखी हो? धर्म कांटा वगैरह होता है जिसमें टूटा फूटा ट्रक तौला जाता है। टूटा फूटा नहीं भाई, चलने वाला अच्छा ट्रक तोला जाता है। हाँ, धर्म कांटा उसको बोलते हैं, वो जगह जगह रहता है बाईपास में। क्या कहाँ रहता है? बाईपास में धर्म कांटा करके लिखा हुआ वाह, रहता है। ये तो असली टीचर है भाई। तुम मैंने चलती हो स्कूल जाने के लिए तो अगल बगल देखते रहती हो, और सामने हाँ। देखते नहीं करते हुए टकरा जाएगा तो उलटिए जाएगा। तो तुम ठीक देखियो धर्म कांटा। तो धर्म हाँ। कांटा में क्या है कि लोहा का एक बड़ा सा तुमको सामने नजर आएगा, नीचे में वो नट बोल्ट पर लगा हुआ है। वो कितना भी भारी ट्रक है उस पर चढ़ जाएगा धर्म कांटा पर। और जैसे वो चढ़ेगा तो वजन तुमको वहां पर दिखाई देने लगेगा। हाँ। अब वो जानबूझ करके 10% ज्यादा लाद देता है कि यही तौलाई में पैसा बच जाएगा। अब पुलिस खड़ा है, जहां वजन ज्यादा हो गया वो फाइन कर देगा। और यहाँ का पुलिस फाइन करता है कि कुछ रुमाल उमाल लेता है। रुमाल दिया जाता है ना, दामाद आता है तो उसको लोग रुमाल देता है, और रुमाल में कुछ चीज लपेट के देता है। क्या लपेट के देता है? रुपया रहता है। अब आजकल देता है कि नहीं? आजकल कहेगा पेटीएम कर देंगे मेहमान, जाइए। हाँ, दिखा रहा है प्रचार में कि लड़का का बाप कुछ पैसा दिया तो लड़का अपने बुआ की ओर देखा, आंख आंख में इशारा किया, और जैसे वो लड़का नीचे उतरा तो पेटीएम 1000 रुपया भेज दी, और वही इशारा से इशारा के हाँ मिल गया। अब पार्टी में जा रहा है बच्चा, खाएगा पिएगा खेलेगा। तो संभावित आय जो है आपका ज्यादा रहेगा तभी वो ट्रक लेगा या बस खोलेगा। अब तुम देखोगी कोई फेस्टिवल हम लोग का रहता है जिसमें कि चिवड़ा दही खाया जाता है और तिलवा उलवा रहता है, लाई रहता है, चिवड़ा का लाई रहता है। ये पर्व ऐसा है हम लोग के हिंदू में, पर्व है ऐसा। हाँ है। क्या नाम है वो पर्व का? मकर संक्रांति। तिल संक्रांति। तो तिल संक्रांति के समय में तुम देखोगी कि जगह जगह पर तिलकुट बनना शुरू हो जाता है शहर में। एक आध दो अड्डा है जहाँ तिलकुट बन रहा है, कहीं लड्डू बन रहा है, कहीं पर मुढ़ी का लाई बन रहा है, इस तरह से होता है। उसको अनुमान है कि पर साल हमारा इतना बिका है तो इस साल इतना तो बिकेगा ही। वो बना के बाहर रखे हुआ है। तिल संक्रांति में बाहर निकला आपका भाई या फादर या हस्बैंड जो भी हो, जाके एक झोला खरीद के ले आया लाई चिवड़ा। ये हमको अभी भी याद है, गांव में काला रंग का तिल होता था, उसको फुला करके चाची कहती थी कि रगड़ो इसको, तो वो बोरा पर हम लोग बैठ के इसी से रगड़ते थे तो उजला हो जाता था। अब आजकल उजला तिल भी आ गया है। अब काला को रगड़ के उजला काय के लिए करे? कि रगड़ने से हो सकता है उसका क्वालिटी खत्म हो जाए। पटना में एक वो आया गांव से हमारा आदमी, हम कहे कि काहे के लिए आए? तो हमको लड़की दिखाना है। हम कहे तो पटना में काहे दिखाइएगा? नहीं, यहाँ बहुत अच्छा अच्छा पार्लर है, वहां पर इसका मेकअप ठीक से करा दे। हम कहे ठीक है, साथे गए तो पार्लर मोहल्ले में है। हम कहे कि भाई ये हमारा पारिवारिक आदमी है, इसका मेकअप एकदम दुर्गा जी ऐसा कर दीजिए। तो हमारा कहने का था कि खूब सुंदर कर दीजिए। वो जो है ऐसा मेकअप किया कि दुर्गा का जैसे भाला भोंकती है ना, उस तरह का आंखों को बना दिया। और उसको लड़की को दिखाने गए तो लड़का वाला भाग चला कि बाप रे बाप, इसका तो आंख से लग रहा है कि अब भाला मारी कि तब भाला मारी। हम लोग आके पूछे कि भाई दुर्गा जी क्या कौन मूर्तियां बना दी हैं?
कहा कि इसका बना दिए एकदम विंध्यवासिनी वाला कि एकदम भाला लेके जो खड़ी रहती है उस तरह का। सिंह का मुंह खुला हुआ है या बंद है, तो बंद रहेगा तो समझो कि वो सुखदायिनी वाला चीज है। अब हाँ, गुस्सा में नहीं है। अब मुंह खुला हुआ वाला बाघ का चित्र लीजिएगा तो समझ लीजिए खतरनाक है। तो संभावित आय आपका जो है, जो होने का है संभावना, अब मशीन का लागत आप जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फैक्ट्री खोलेगा कि भाग जाएगा? क्या सर, एक बार और बोलिएगा। बिहार में लाभ की संभावना कम है, खर्चा हाँ। ज्यादा होने वाला है। हाँ। बिजनेस नहीं लेगा सर तो मशीन तो। बिजनेसमैन बिहार में फैक्ट्री खोलेगा कि भाग जाएगा? भाग जाएगा खोलेगा। सर। जैसे वो ईंटा गिरावेगा ना, आ जाएगा छर्री लाने के लिए, तो आएगा तो ईंटे गायब हो गया। सारा ईंटा ढो के गाँव गाँव अपना बाथरूम में सजा दिया, कहा हमारा है ईंटा। आया का कहला ईंटा गायब हो गया। छर्री रख गया, छर लाने गया तो आया तो देखा सब छरिये गायब हो गई। तो उस तरह का अगर आपका वातावरण है तो कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। 50 साल से बिहार जो है गरीबी रेखा के नीचे और गरीब राज्य में सबसे नीचे है। कितना तरह का आविष्कार हो गया, कितना तरह का एयरपोर्ट बन गया। अब पूरा एयरपोर्ट बन गया, अभी बारिश में सब एयरपोर्ट धुल जाएगा, फिर से उसको बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारा चीज जो है वो देखना पड़ता है। तो संभावित आय जो है अगर मशीन के लागत से बहुत ज्यादा होगा तब ये उद्यमी विनियोग करेगा और रोजगार देगा। अगर ज्यादा नहीं है, कम है, तो भाग जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि अगर ये ऐसे रहेगा साइन, तो इसका मतलब हो गया कि ई 100 है और ई वाला 80 है, तो 20 का उसको फायदा हो रहा है, तो विनियोग करेगा। अगर इस तरह का कर बना हुआ है कि 100 लग रहा है और 120 लागत हो गया, 120 लागत हो गया, तो ये जब रहेगा तब कोई विनियोग नहीं करेगा, कोई उद्यमी विनियोग नहीं करेगा। ये वाला अगर रहेगा, ये वाला 100 और 80 वाला है ना, इसको और नीचे कर दीजिए। ये 180 है, आई 100 120 है। अब ये 100 है, ये 80 है, तब विनियोग होगा। विनियोग होगा। क्लियर हो गया? पूंजी की सीमांत दक्षता को शॉर्ट में बोला जाता है MEC। MEC का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। जानने के लिए आपको लिख दे रहा है, आप हिंदी भी बोल सकते हैं। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। उपभोग को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। उपभोग को कंजम्पशन बोलते हैं। विनियोग को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। समस्त मांग फलों को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। समस्त फलों को क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। ब्याज दर को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट। हाँ। गौर से देखिए कि सही तरीके से देखिएगा तो ये वाला देखिए बोर्ड पर
बोर्ड पर नजर लाओ रितु। हाँ ये गोल कर दिए, ये स्थिर है। हाँ ये गोल कर दिए, ये भी स्थिर है। हाँ, उपभोग भी स्थिर है। ई गोल कर दिए तो ये भी स्थिर है। हाँ, 3 बात स्थिर हो गया। सब स्थिर हो गया, तो असर हाँ, किस पर होगा? असर असर होगा ये विनियोग पर। असर हम लोग ले रहे हैं। अब देखिए, असर ले रहे हैं। देखिए, रोजगार निर्धारण का सीधा असर जाएगा किस पर? एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। अच्छा। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन का सीधा असर जाएगा विनियोग पर। हाँ, विनियोग का सीधा असर जाएगा सीमांत पूंजी की सीमांत दक्षता पर। दक्षता पर। और दक्षता का सीधा असर जाएगा ये आय और हाँ, संभावित आय। मशीन के लागत पर। अगर आय ग्रेटर है तो अच्छी बात है, और आय लेस है तब नहीं होगा। तो सारा जो है खेल इसी में है। बीपीएससी में जितना बार परीक्षा हुआ है, हर बार ही किसी न किसी रूप में क्वेश्चन आया है। पूछा है। ये परमानेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना है। और इस टेबल को बनाने का रखिए। कमीशन में इंटरव्यू देने जाइएगा तो कहेगा कि रोजगार का सिद्धांत जानते थे, हाँ, या टेबल से दर्शाइए। तो दौड़ के आया है, वो टेबल रखा हुआ था, उठा के ले आया। रूम में वो टेबल भी रख देता है, तो टेबल उठा के ले आया, उसे बैठ गया कि हम दर्शा रहे हैं आप। और तुम क्या करोगी? चौक लोगी, और जो है लगा हुआ है व्हाइट बोर्ड, उसका पेन लोगी। व्हाइट बोर्ड का पेन होता है जिसमें इंक भरा हुआ रहता है। अब उसको लेकर के इसी तरह का चार्ट बना दोगे फटाफट। तो इस चार्ट को घर पर 3 सेट खींचना है। तीनों सेट देख के खींचना है, देख के। और हमको बताना है कि कितना मिनट लगा। 3 आदमी अभी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अजीत है, स्नेहा है और रितु है। तीनों आदमी तीन बार खींचिएगा, और तीनों बार का टाइमिंग लिखिएगा सत्य में। घड़ी देख के टाइम लिखिए, खत्म है, फिर टाइम देखिए, फिर खत्म। तब यहाँ आप आइएगा तो हम कुछ बात बताएंगे। इसमें कोई चीटिंग नहीं करना है कि कम घटा के लिख देंगे। एकदम एक्यूरेट जो आपका है सो एक्यूरेट जो है वो करना है। बड़ा ही हल्का चीज है, और ये आपका अंडर का चीज हो जाएगा। अब इसी को आपके पढ़ाने से हल्का हो गया सर। है, आपके बताने से हल्का हो गया। हाँ भाई। अब देख लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है कि ये रेखा खींचे तो ये अपवर्ड रेखा है। ये रेखा खींचे तो ये भी अपवर्ड रेखा है। दोनों अपवर्ड है, लेकिन ये हरा वाला जो है, लाल वाला है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। हरा वाला का नाम क्या है? एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। और कटिंग कहाँ हो रहा है? ये कटिंग सिनेमा में बोलता है, वो शराब को बोलता है। पता नहीं क्या अंतर है, लेकिन देख रहे थे वो सिनेमा का, तो कटिंग बोल रहा था, वो आगे कहा कि हमको कटिंग चाहिए। मतलब शराब का एक वैरायटी है कटिंग। क्या जी, तुम तो पुलिस में हो, सुने हो कटिंग? कटिंग चाय को बोलते हैं सर, कटिंग चाय। कटिंग चाय होता है। जी सर। तो अब देखिए, ये जो है कटिंग जो यहाँ कहाँ हो गया? ई बिंदु पर। बस आपको कटिंग देखना है और वहीं से लम गिरा देना है। यही हो गया रोजगार, यही हो गया ON रोजगार, हो गया संतुलन रोजगार।
संतुलन रोजगार, ये पूछेगा ही, इंटरव्यू में पूछेगा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चित्र इसलिए बताते हैं कि बीपीएससी में बोर्ड पर खड़ा होकर के लिखवाएगा, लेक्चरर बनेगा तो बोर्ड पर उसको पढ़ाना है। और अगर आपको ज्यादा देर तक ले आपसे पूछ रहा है तो समझ जाइए कि आप सेलेक्ट होने वाले हैं। घुसे और उल्टा सीधा जवाब दिए, ओके थैंक यू वेरी मच, निकल गया गया। कितना क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आप जवाब दे रहे हैं तो समझिए आपका पॉजिटिव केस है। इसे घबराना नहीं है, जो पूछे जवाब दीजिए। तो रोजगार निर्धारण कितना हो गया? यहाँ पर रोजगार निर्धारण क्यों हुआ? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बराबर हो गया एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। एक तरह से समझिए कि ये आमदनी है, आगम, आई क्या है? लागत। तो लागत ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और आगम आमदनी ज्यादा रहेगा तो क्या रहेगा? प्रॉफिट होगा। होगा कि नहीं होगा? लाल वाला ऊपर है तो प्रॉफिट हो रहा है, और हरा वाला ही ऊपर है तो क्या हो जाएगा? लॉस हो गया। अब जान लीजिए, केन्स महोदय ने एक भी चित्र नहीं दिया है। केन्स के ऊपर में किताब लिखा गया और उस किताब में चित्र है। कौन किताब लिखा? तो डिलार्ड। डडले डिलार्ड, डडले, एक कोई से हो जाएगा। डड डडले 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 डिलार्ड। डडले डिलार्ड अर्थशास्त्री है। डडले डिलार्ड जो किताब लिखा उसका नाम दिया है इकोनॉमिक्स ऑफ जॉन मेनार्ड केन्स। इकोनॉमिक्स ऑफ जॉन मेनार्ड केन्स। इकोनॉमिक्स ऑफ जॉन मेनार्ड केन्स।
दूसरा किताब लिखे हैं हैने किताब लिखे हैं, उसका नाम है हैने जो किताब लिखा है उसका नाम है गाइड टू किंग्स। गाइड टू किंग्स, गाइड टू किंग्स किताब का नाम है। हैने अर्थशास्त्री है, डडले डिलार्ड शास्त्री किताब का नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ जॉन मेनार्ड किंग्स। अब इस बात को बोल्डली आप बोलिएगा कि केन्स ने एक भी चित्र नहीं दिया है। किंतु हैरड मॉडल होता है ना, हैरड मॉडल, तो हैरड जो है वो किंग्स का स्टूडेंट था। तो हैरड का बचत एवं विनियोग का चित्र दिया है। हैरड का बचत एवं विनियोग का चित्र बचत और विनियोग का वो चित्र जो है बचत और विनियोग का एक चित्र दिया है। अपनी पुस्तक में, पुस्तक का नाम शुरू में लिख दिए हैं ना, जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मनी, बोले लिखे हैं ना। यस सर, जी किंग्स सर। का। उसी किताब में एक वो चित्र है बचत विनियोग का हैरड का, और हैरड चूंकि इनके स्टूडेंट थे, केन्स के स्टूडेंट थे हैरड और मिसेस जॉन रॉबिन्सन। हैरड और मिसेस जॉन रॉबिन्सन दोनों उनके स्टूडेंट थे। तो जॉन रॉबिन्सन इनके किताब में प्रूफ रीडिंग की कि कोई गलती होती स्पेलिंग नहीं रह जाए। हैरड का वो चित्र ही डाल दिए अपने शिष्य का, जो आगे चल कर जान रहे थे कि विद्वान बनेगा। आगे चल के हैरड डोमर मॉडल हो गया, और वही हैरड डोमर मॉडल को भारत के विकास का नेहरू जी उसका उपयोग किए फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तुमसे पूछेगा इंटरव्यू में कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल का उपयोग किया गया, तो उत्तर होगा हैरड डोमर मॉडल। हैरड डोमर मॉडल। ये पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल का उपयोग किया गया? महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। आपसे पूछेगा मोदी इकोनॉमिक्स क्या है? मोदी इकोनॉमिक्स हो गया, वो योजना आयोग को हटा के नीति आयोग लाए, थिंक टैंक के रूप में उसको इस्तेमाल किए। मोदी इकोनॉमिक्स कोई किताब है क्या? नहीं, मोदी इकोनॉमिक्स किताब नहीं है, लेकिन वो सबसे सुनो पहले रे, अपना हो गया तुम्हारा जवाब सुन लिए। गूगल है ना तुम्हारे मोबाइल में? हाँ है कि नहीं? हाँ है। गूगल देखने आता है? हाँ आता है। उसको दबा के पूछो तो कि मोदी इकोनॉमिक्स किताब किसने लिखा, पूछो ना, जनरल नॉलेज है। आपसे फिर हटना पड़ेगा ना, है? जैसे इसको हटना पड़ेगा ना। अच्छा, इनके मोबाइल में देख लेते हैं। अजीत तुम देखो तो जरा। जी सर, देख रहे हैं।
किसने लिखा है मोदी इकोनॉमिक्स? मोदी इकोनॉमिक्स बुक किसने लिखा है? मोदी जी ने कौन सी किताब लिखी है? किशोर मकवाना। यह पुस्तक आम आदमी के नरेंद्र मोदी के बारे में। मोदी कॉमन मैन है। किशोर अर्थशास्त्र पर पहली पुस्तक को चुना। एक्सेलरेटिंग इंडिया से यूनिवर्सिटी। एक आंसर आ रहा है सर। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years मोदी गवर्नमेंट। ये वेंकैया नायडू लिखे हैं, उपराष्ट्रपति। किताब का नाम क्या है? एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट। नहीं, मोदी इकोनॉमिक्स डालो ना, मोदी इकोनॉमिक्स। मोदी इकोनॉमिक्स ही डाले हैं तो इतना आ रहा है। और आएगा, देखो ना, मोदी इकोनॉमिक्स। मोदी इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? मोदी इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? नमस्कार दोस्तों, सफलता क्लास पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई कुछ किताबों के बारे में। अक्सर कर हम इन किताबों का जिक्र हमारी परीक्षा उदाहरण देकर इस बच्चों के तनाव को या तनाव से निकलने के तरीके भी इस किताब में बताए हैं। किताब का नाम है एग्जाम वॉरियर्स। ये किताब जो थी वो मिला कि नहीं मिला? किया गया है, इसीलिए इस किताब का नाम भी दिया गया है। और जर्नी पोएम्स, पोएम्स का मतलब समझते हैं, पोएम्स मतलब कविताएं। और जर्नी पोएम्स बाय बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, या फिर हम कह सकते हैं किताब समाज से हमारे संबंध या ताल्लुकात रखते हैं। समाज के विभिन्न पार वर्गों को इससे निपटने के लिए वैश्विक करते हैं, तो दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हैं। तो इस संसार में वही व्यक्ति धर्म है, हो गया, खुशियां और विकास यात्रा पर आधारित है। एक आम आदमी की, इस संसार में एक आम आदमी की उनके द्वारा रचित 12 पुस्तक है, लेकिन इकोनॉमिक्स पर तो कोई नहीं है। ठीक है। हाँ।